हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ ऋतु जायसवाल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बेसिक नॉलेज अबाउट पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप की थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है जिसमें आप थोड़ी बहुत थ्योरी देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ इलस्ट्रेशन। लेट्स स्टार्ट। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। आज का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। तो सबसे पहले इसमें क्या सीखेंगे कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप जो कभी एग्जाम में बहुत बाय चांस थ्योरी में पूछे जाते हैं, वरना 3 नंबर का इसमें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही ज्यादातर आपको मिलता है। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पर ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए अच्छा है क्योंकि आपके फर्दर स्टडीज में बहुत काम आएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा मैं ब्रीफ में आपको बता दूंगी। प्रोविजन फॉर पार्टनर Provisions of Indian Partnership Act 1932 pertaining to Indians treatment in absence of partnership. D. The capital account of partners. Then difference between fixed capital account and fluctuating capital method. ये आपके आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में भी काम आएगा, इसलिए ये थोड़ा मेरे को आपको बताना पड़ेगा। ड्रॉइंग अकाउंट ऑफ पार्टनर, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन P&L अकाउंट एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उसके कुछ इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं। बच्चों पहले बता देती हूँ, इस चैप्टर में से 12th स्टैंडर्ड में गुजरात स्टेट बोर्ड में एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो जो आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो ज्यादातर आपका छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं जो आज हम कवर करेंगे। लेट्स सी। तो पहले हम थोड़ी बहुत थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आते हैं पहले पार्टनरशिप क्या होती है। तो सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंड पार्टनरशिप एज partnership is the relation between the person who have agreed to share the profit of any business carried on by all or any one of them acting for all। तो पार्टनरशिप क्या होती है? अगर दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एग्री होते हैं किसी बिजनेस के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, और वो ये एग्री करते हैं कि हम मिलकर बिजनेस करते हैं, या तो उनमें से कोई एक बिजनेस करे और सबके बिहाफ पर करे, या फिर वो सब बिजनेस करे, तो वो उसको बोलेंगे पार्टनरशिप। अब बात करते हैं, देखो, द पर्सन हु एंटर्ड इनटू सच रिलेशनशिप। तो जो इस ग्रुप के अंदर जो जो इंडिविजुअल्स आ रहे हैं, जो जो पर्सन्स आ रहे हैं, वो कहलाते हैं पार्टनर्स। और कलेक्टिवली यानी ग्रुप में मैं उसको क्या बोलूंगी? फर्म बोलूंगी। तो बच्चों एक इसका हम इलस्ट्रेशन में आपको समझाती हूँ। जैसे मानिए कि ए है, बी है और सी है। ये तीनों मिलकर एक बिजनेस करने के लिए रेडी होते हैं और सोचते हैं कि हम प्रॉफिट शेयरिंग आपस में बांट लेंगे। जो भी रेशो ये डिसाइड करेगी इक्वल, तो ये हो जाएगा 1:1:1 और वॉट एवर इज द रेशियो। तो जब ये मैं इन तीनों की कलेक्टिवली बात करूंगी तो मैं कहूंगी एबीसी लिमिटेड या एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, तो वो फर्म होगी। तो उसको कलेक्टिवली मैं इसको कहूंगी फर्म। और जब मैं इंडिविजुअल ए की बात करूंगी तो मैं उसको कहूंगी पार्टनर ऑफ दैट फर्म, पार्टनर ऑफ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। इस तरीके से हम इसको बताते हैं। तो जब एबीसी मिलकर किसी ग्रुप में बिजनेस करने के लिए रेडी होते हैं और उसके प्रॉफिट शेयरिंग के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रेडी होते हैं, तो वो बिजनेस उनका कहलाएगा पार्टनरशिप। और इन तीनों को ग्रुप में कहा जाएगा फर्म, जो मैंने अभी आपको बताया फर्म, और इंडिविजुअली इन तीनों को कहा जाएगा पार्टनर। तो ए, उस फर्म का पार्टनर कौन है? ए है, बी है और सी है। तो ए को भी इंडिविजुअली पार्टनर कहूंगी, बी को भी इंडिविजुअली पार्टनर कहूंगी और सी को भी इंडिविजुअली पार्टनर कहूंगी। चलिए, तो ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग डेफिनेशन थी। अब बात करते हैं, फ्रॉम द अबाउट डेफिनेशन कैन बी सेड दैट 2 or more person who are competent to undertake a contract to earn a profit, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, लेकिन वो क्या होना चाहिए? लीगल बिजनेस होना चाहिए, फ्रॉम अ लीगल बिजनेस। द बिजनेस इज टर्म एज पार्टनरशिप। तो उस बिजनेस को क्या कहा जाता है? पार्टनरशिप कहा जाता है। और बच्चों आपको थोड़ा बहुत अगर याद हो तो ये आपने 11th स्टैंडर्ड में बिजनेस स्टडीज या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में भी पढ़ा था कि पार्टनरशिप वन काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है। चलिए, तो आप चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? तो पहला, क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट, यानी पार्टनरशिप कैसे बनती है? पार्टनरशिप बनती है एक कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, कि सारे पार्टनर मिलकर जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके द्वारा वो किस रिलेशन में आ गए? पार्टनरशिप के रिलेशन में आ गए हैं।
तो पार्टनरशिप इमर्ज थ्रू एग्रीमेंट, उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी रिटर्न, यानी राइटिंग में भी हो सकता है और ओरल में भी हो सकता है, बट रिटर्न फॉर्म इज डिजायरेबल एंड एडमिसिबल। क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स आपके पास कोई रिटर्न प्रूफ नहीं होगा, तो अगर बाद में कोई डिस्प्यूट होता है तो आप कैसे क्लेम कर सकते हो कि हमारी ये पार्टनरशिप थी या हमारी 50-50 की पार्टनरशिप थी और उसने मुझे 25% दिया। तो इट शुड बी क्या होना चाहिए? द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन रिटर्न होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। ऑफ कोर्स कोई भी बिजनेस क्या होना चाहिए? प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, यानी आपने जो फर्म यानी जो बिजनेस पे आप एग्री हुए करने के लिए वो क्या होना चाहिए? उसका मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट होना चाहिए, और उस प्रॉफिट को आप क्या कर रहे हो? आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। अब जरूरी नहीं है प्रॉफिट ही हो, आपका मोटिव प्रॉफिट होना चाहिए, उसमें तो आपको लॉस भी हो सकता है। तो पार्टनरशिप फर्म फॉर्म टू अर्न और डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, इट डजंट मीन कि आपको हमेशा प्रॉफिट होगा, लॉस होगा तो वो भी पार्टनर्स में क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इज डन अमंग्स पार्टनर इन देयर डिटरमाइंड प्रपोर्शन, जो भी उन्होंने प्रपोर्शन डिसाइड किया है उसमें, एज पर पार्टनरशिप एक्ट, जैसे भी पार्टनरशिप एक्ट में लिखा गया है। डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल प्रपोर्शन में जो है। चलिए नेक्स्ट, लीगल बिजनेस। लीगल बिजनेस क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म इज फॉर्म टू डू अ लीगल बिजनेस। ऑफ कोर्स कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो उसको गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर करा रहे हो, तो अगर आपका इलीगल बिजनेस है तो गवर्नमेंट आपको अप्रूव करके रजिस्टर करके नहीं देगी, तो इट शुड बी अ लीगल बिजनेस। नेक्स्ट, एजेंट टू ईच अदर। हर पार्टनर दूसरे पार्टनर के साथ एक एजेंट की तरह काम करता है। द बिजनेस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज रन बाय ऑल द पार्टनर्स, या तो सारे पार्टनर के द्वारा, और एनी वन ऑफ देम, या फिर उनमें से किसी एक के द्वारा, लेकिन एक्टिंग एज ऑल द पार्टनर, लेकिन सबकी एक्टिंग कर रहा है, वो ऐसा काम करना है। Thus each partner is an agent of each other, यानी आपस में एक दूसरे के एजेंट की तरह काम करते हैं। अब नंबर ऑफ पार्टनर्स, कि कभी कभी एमसीक्यू में पूछा जाता है नंबर ऑफ पार्टनर्स, इसलिए आप इस पे मार्क कर लीजिए कि नंबर ऑफ पार्टनर्स क्या है। तो नंबर ऑफ पार्टनर्स क्या है? सेक्शन 464। सेक्शन है, याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आपके हायर स्टडीज में काम आता है, यहाँ पे नहीं काम आता है। तो सेक्शन 464 of Companies Act 2013 empowers the government to prescribe maximum number of partner in a firm subject to the maximum number of 100, यानी maximum number क्या होना चाहिए? 100 होना चाहिए। The government has prescribed maximum number of partner in a firm to be 50 while Rule 10 of the Companies Rule 2014, अगर 2013 की बात करें तो उसमें मैक्सिमम थे 10, और 2014 की बात करें तो उसमें मैक्सिमम है 50। ठीक है, रूल 10 के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है बच्चों कि जैसे मेरे ऊपर कोई लाइबिलिटी आई और मैं उसके लिए अनलिमिटेडली लाइबल हूँ, तो यानी मेरी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी बेचकर आप उससे उससे अपना पैसा वसूल कर सकते हैं, तो उसको बोलेंगे कि मैं उस लाइबिलिटी के लिए अनलिमिटेड लाइबल हूँ। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म आपका पैसा नहीं चुका रही है तो पार्टनर इंडिविजुअली क्या हो जाते हैं? अनलिमिटेड, मतलब उनकी आप जो उनकी प्रॉपर्टीज है उनको बेच कर भी पैसा वसूल कर सकते हैं। तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू पे बिजनेस ऑब्लिगेशन फ्रॉम देयर पर्सनल प्रॉपर्टी। अभी मैंने आपको सिखाया कि उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर भी फर्म का जो लाइबिलिटीज है उनको क्या करना होगा? पे करना होगा। व्हेन द फर्म डज नॉट हैव सफिशिएंट एसेट, जब फर्म के पास नहीं होगा तो उनकी पर्सनल एसेट्स पे लाइबल हो जाती है टू पे द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस, तो उसको बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। नेक्स्ट चलते हैं, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। पार्टनर्स आर ओनर ऑफ द बिजनेस एंड दे डू द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। तो पार्टनर क्या होता है? ओनर होते हैं। ऑफ कोर्स ए बी सी लिमिटेड है तो ए बी सी आर द पार्टनर ऑफ द फर्म एंड दे आर द ओनर ऑफ द फर्म। The management of the firm, the management of the business is done either by the all, सबके द्वारा, या by one, या उनमें से किसी एक के द्वारा, या more than one, मतलब एक के द्वारा, दो के द्वारा, या कोई ऐसे बोले कि मेरे पास टाइम नहीं है तू सब मैनेज कर ले, तो सबके द्वारा जैसे भी है, तो वो मैनेजमेंट किया जाता है। अब बात करते हैं पार्टनरशिप डीड क्या होती है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो पार्टनरशिप डीड वो होती है जिसके अंदर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है। और पार्टनरशिप डीड में क्या होगा?
डिटेल्स होगी पार्टनर्स की कि पार्टनर कौन कौन है, उसका नाम, एड्रेस, पैन नंबर, फोन नंबर, ऑल अदर थिंग्स, डेट ऑफ बर्थ, डिटेल ऑफ द फॉर्म, फॉर्म की पूरी डिटेल होगी कि आपने कौन सी फॉर्म की है, कौन से फॉर्म का नाम से रजिस्टर किया है, उसका एड्रेस क्या है, ऑफिशियल एड्रेस क्या है, ऑल दैट। फिर टाइप ऑफ बिजनेस कि आप कौन कौन से बिजनेस कर रहे हो, कौन सा बिजनेस आप कर रहे हो, किस टाइप का होगा, किस क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूडेड होगी। फिर कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप यानी आपकी पार्टनरशिप कब से स्टार्ट हुई। देन कैपिटल कि उसमें कितना आपका आपका किस पार्टनर का कितना कितना पैसा लगा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसाइड कर रहे हो तो वो कितना परसेंट दिया जाएगा। सेम ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी आप कितना ड्राइंग कर सकते हो पार्टनरशिप फॉर्म में से और उस पर कितना इंटरेस्ट आपको फॉर्म को पे करना होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन शेयरिंग रेशियो क्या होगा। अगर कोई पार्टनर सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनेशन मिलने वाला है किसी पार्टनर को तो उसका भी डिस्क्रिप्शन उसमें होता है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय द पार्टनर कि अगर पार्टनर फर्म को कोई लोन देता है तो कितनी लोन देगा, मतलब उस पे इंटरेस्ट कितना ले सकता है, तो वो है। पर बच्चों इसमें एक चीज ये ध्यान रखना, यहाँ से नोट कर लीजिए आप, इफ नो प्रोविजन, अगर पार्टनरशिप डीड में कोई प्रोविजन नहीं है, इज मेड इन द पार्टनरशिप डीड एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932, 6% interest will be paid on the loan given by the partner to the firm। यानी कितना लोन दिया जाएगा, 6% लोन दिया जाएगा। तो आप प्लीज इसको मार्क कर लीजिए कि अगर पार्टनरशिप उसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है पार्टनरशिप डीड में तो कितना परसेंट लोन दिया जाएगा, 6% इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन द लोन गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब बड़े क्वेश्चन आते हैं पार्टनरशिप के तो उसके अंदर कभी कभी लिखा होता है कि पार्टनर से लोन लिया पर इंटरेस्ट का कुछ नहीं होता तो हम इंटरेस्ट देते भी नहीं है, लेकिन कम से मैक्सिमम रेट क्या है, 6% है। तो आपको ये याद रखना है, लास्ट तक काम आएगा। चलिए, गुडविल, तो द कंपटीशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे होगा, वो गुडविल वाला चैप्टर मैं आपको डाल चुकी हूँ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। अगर आपके पास नहीं है तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। फिर एडमिशन रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। एडमिशन रिटायरमेंट मतलब कोई नया पार्टनर अंदर आएगा तो उसके पीछे क्या क्या रूल्स वगैरह होंगे। रिटायरमेंट मतलब अगर कोई पार्टनर जाएगा, रिटायर होएगा तो उसके पीछे क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होंगे। डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म यानी पूरी फर्म कब बंद होगी, पूरे फर्म का बिजनेस कैसे बंद हो सकता है, तो वो यहाँ पे उसके लॉज यहाँ पे लिखे होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, ये जो सब आप इसके अंदर जो सेक्शंस दिए हुए हैं, सब सेक्शंस दिए हुए हैं बच्चों, वो आपके काम के नहीं है 12th स्टैंडर्ड में, वो हायर स्टडीज में आपके काम आते हैं। ये सिर्फ आपके रेफरेंस बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए दे रहे हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो आप ये मार्क कर लीजिए और ये आपको याद भी करने हैं। इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ये क्या बोल रहा है, देखो, प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पर्टेनिंग टू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है किन्हीं पार्टनर्स के बीच में तो उनके बीच में क्या क्या प्रोविजंस तो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग फॉलो करने कंपलसरी है, ये है। ठीक है, तो द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी एप्लीकेबल इफ नो पार्टनरशिप डीड इज प्रिपेयर्ड और नो क्लैरिफिकेशन, या तो बनाई नहीं गई है और बनाई गई है तो उस पॉइंट के अगर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है तो आपको ये जो पॉइंट है ये आपको फॉलो करने हैं। अब ये पॉइंट कौन कौन से हैं तो हम पढ़ते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट, ईच पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूट्स कैपिटल इन द फर्म बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। देयर इज अ नो रिस्ट्रिक्शन, उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कितने भी कैपिटल आप लगा सकते हो उनके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, और ये भी मैंडेटरी नहीं है कि कैपिटल लगानी लगानी है, ये आपस में उनके ग्रुप पे डिसाइड होता है कि भाई कोई व्यक्ति है जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज है और हम चाहते हैं वो हमारा पार्टनर बन जाए, तो वो बोलेगा मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो हम बोलेंगे कोई बात नहीं, तू आके सिर्फ काम कर, पैसा हम दे देंगे, तो भी हम क्या कहलाएंगे, पार्टनर्स कहलाएंगे। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर कैन नॉट बी पेड, अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, ये मेन पॉइंट है, याद रख लीजिए। कैन नॉट, अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट, ये भी एक मेन पॉइंट है। थर्ड पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन
of profit and loss would remain in equal proportion. अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो वो आपको कैसा रखना है? इक्वल रखना है, राइट? ध्यान रखना, कई क्वेश्चंस में क्या होता है, कैपिटल का प्रोपोर्शन दे देता है और फिर वो आपको बोलता है प्रॉफिट बताओ सबका। तो कैपिटल प्रोपोर्शन एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इट्स टू डिफरेंट थिंग। तो कैपिटल रेशियो इज नॉट अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अगर आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है तो वो क्या रखना है आपको? इक्वल रखना है। नेक्स्ट, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना था, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी कैन नॉट बी चार्ज। ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी आपको नहीं पे करना है अगर पार्टनरशिप डीड में उसके बारे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो। नेक्स्ट, सैलरी बोनस कमीशन और रेमिनेशन कैन नॉट बी पेड। अगर ऑफ कोर्स नहीं लिखा हुआ है तो मैं क्लेम नहीं कर सकती कि मुझे सैलरी देनी पड़ेगी। अगर आपने डीड में नहीं लिखा था, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोला था कि आपको सैलरी मिलनी है, कमीशन मिलना है या बोनस मिलना है, तो अब आपको नहीं मिलेगा, तो कैन नॉट बी पेड, राइट? ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 6 वाला, बहुत सारे बड़े क्वेश्चन में मैंने देखा है। 6% पर एनम, कौन सी रेट है? पर एनम रेट है। 6% पर एनम इंटरेस्ट इज पेएबल फॉर अ लोन गिवन बाय अ पार्टनर टू द फर्म। यानी जो, अगर पार्टनर ने कोई लोन दिया है फर्म को, यानी उसी का पार्टनर, उसी फर्म का, एबीसी लिमिटेड है और ए ने फर्म को लोन दिया है, तो उस पे इंटरेस्ट कितना देना है? 6%। वो मैंने आपको आगे भी मार्क कराया और यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो आप मार्क कर लीजिए। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है 10% चाहिए, 10% देना है, तो फिर 10% देना है। पर अगर कोई भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो आपको क्या देना है? 6%। 5% लिखा हुआ है तो 5%, राइट? ये कौन से केस में है? एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के केस में। लास्ट, in case of any reasonable expense incurred by a partner for the firm, the partner has a right to reimburse it. अगर कोई पार्टनर फर्म के लिए कोई खर्चा करता है तो उसके पास राइट है कि वो फर्म से वो पैसा मांग सकता है, उससे रियम्बर्स कर सकता है। तो बच्चों, इसका पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान रखना, बड़े क्वेश्चन में बहुत बार आएगा और तब मैं पूछूंगी आपसे। चलिए नेक्स्ट, अब है कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगी क्योंकि बहुत जगह आएगा ही आगे कैपिटल अकाउंट कैसा होता है। जैसे जैसे आप चैप्टर्स के एंड में आते जाएंगे आपके लिए ये चीजें बहुत इजी होती जाएंगी। चलिए, 2 मेथड होते हैं कैपिटल अकाउंट बनाने के, यहाँ से हम पढ़ते हैं। 2 मेथड्स ऑफ टू मेंटेन कैपिटल अकाउंट इन द बुक ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म की बुक में कैपिटल अकाउंट बनाने के 2 मेथड होते हैं। पहला है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और दूसरा है फिक्स कैपिटल मेथड। तो पहले ही बता देती हूँ इजी वे में। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में आपको कितना अकाउंट बनाना है? खाली एक अकाउंट बनाना है जिसको बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे XYZ प्राइवेट लिमिटेड है तो X का कैपिटल बनेगा, Y का कैपिटल बनेगा और Z का कैपिटल बनेगा। तो आप पर्टिकुलर का कॉलम बनाओगे, XYZ का कॉलम बनाओगे, ठीक है? और फिक्स, अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो उसमें आपके 2 अकाउंट बनते हैं, एक करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। तो जितने भी पार्टनर 2, 3, 4 उन सबके करंट अकाउंट बनेंगे और उन सबके कैपिटल अकाउंट बनेंगे। अब डिफरेंस क्या है? तो अगर आप फ्लक्चुएटिंग बना रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से बना रहे हैं और आप एक ही अकाउंट बना रहे हैं, तो पार्टनर से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं, पार्टनर को सैलरी देनी है, पार्टनर को बोनस देना है, कमीशन देना है, पार्टनर को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करना है, या पार्टनर को इंटरेस्ट देना है, या पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना है, तो वो सारी चीजें कैपिटल अकाउंट में आ जाएगी क्योंकि वहां पे एक ही अकाउंट है, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन आपका अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है तो जो करंट अकाउंट है उसमें साल भर से रिलेटेड जो खर्चे हैं, इस साल से रिलेटेड जो खर्चे हैं, वो आपके करंट अकाउंट में आएंगे। और जो एकदम फिक्स है, जो जब मैंने ज्वाइन किया था तब मैंने 1 लाख कैपिटल लेकर आई थी, तो वो फिक्स है, पहले साल लेकर आई थी, हर साल नहीं लाती, तो वो आपके कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, वो आपके करंट अकाउंट में नहीं जाएंगे। पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब आपके करंट अकाउंट में जाएंगे, राइट? चलिए, तो इसका थोड़ा सा फॉर्मेट ही हम डायरेक्ट देख लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये देख लीजिए। सबसे पहले 1 मिनट में आपको ऊपर से बता देती हूँ। हम पहला मेथड कर रहे हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ठीक है बच्चों? अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पहले एक ही अकाउंट बनता है, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे 2 पार्टनर होंगे, ए और बी, तो मैं ऐसे बनाना है, डेट पर्टिकुलर ए एंड बी, फिर डेट पर्टिकुलर ए एंड बी। अब आपका जो भी बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का, वो आप यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले, ओपनिंग बैलेंस। उसके अलावा अगर क्रेडिट बैलेंस है तो आप इधर लिखेंगे,
राइट। फिर आप चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर आएगा। अगर पार्टनर मतलब सिंपल वे में ये बोलूं, पार्टनर्स को जो जो चीजें मिल रही है या पार्टनर अपने घर लेके जा रहे हैं, जो जो चीजें पार्टनर को मिल रही है वो सब इधर आएंगी। और पार्टनर को जो जो चीजें चुकानी है फर्म को, जैसे पार्टनर ड्राइंग निकाली, ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग होता है आप फर्म से कोई पैसा अपने घर अपने पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहे हैं, वही होता है ड्राइंग। 11th में भी सीखा था आपने। तो ड्राइंग अगर आप फर्म से कर रहे हैं, यानी फर्म से मान लो आप 5,000 रुपए निकाल के लेके गए, तो आपको 5,000 वापस चुकाने पड़ेंगे फर्म को। इट्स वन टाइप ऑफ लोन। तो वो इसीलिए यहाँ पे आएगा, यानी अगर आप फर्म पार्टनर से कुछ मांगती है तो वो इधर आएगा, और पार्टनर को जो जो चीजें मिल रही है वो सब इधर आएंगी, क्रेडिट साइड, राइट। चलिए, क्लोजिंग बैलेंस ऑपोजिट साइड आ जाएगा। अगर आपने उधर डेबिट में लिखा है तो इधर क्रेडिट में, और इधर क्रेडिट में लिखा है तो इधर डेबिट। चलिए अब चलते हैं फिक्स्ड अकाउंट में। अभी मैंने आपको बताया फिक्स्ड अकाउंट आपके दो बनते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब इसका भी एक हम फॉर्मेट देख लेते हैं फटाफट से। अब पार्टनर कैपिटल में आप क्या लिखोगे कि जो ओपनिंग बैलेंस होगा आपका, ओपनिंग कैपिटल जो भी आप लाए थे वो लिखा इधर क्रेडिट साइड। फिर अगर आप एडिशनल कोई कैपिटल लाए हो या कोई एसेट लाए हो तो वो इधर आ जाएगी, और उसके हिसाब से आपका क्लोजिंग आ जाएगा, राइट। अब बात करते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट की। तो करंट अकाउंट में उसमें बाकी जो सब बचा हुआ था, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, पी&एल एप्रोप्रिएशन, वो सब करंट में आएंगे, क्योंकि वो सब हर साल होने वाली चीजें। तो जो चीजें हर साल होंगी वो आएंगी करंट में, और जो एकदम फिक्स है आप एक बार लाए हो, आगे लाओगे या नहीं लाओगे पता नहीं, तो वो आएंगी सब कैपिटल में। अब चलते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ये पूछा नहीं जाता है, फिर भी अभी मैं आपको बता ही चुकी हूँ। बच्चों आप बोलोगे तो मैं बाद में आपको गो थ्रू कर दूंगी, अभी मुझे कुछ इम्पोर्टेंट ज्यादा लग नहीं रहा, तो हम आगे ही चलते हैं इसके। ये देख लीजिए पी&एल एप्रोप्रिएशन क्या होता है। कभी कभी क्वेश्चन से पूछा जाता है व्हाट डू मीन बाय पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस अमंग पार्टनर, P&L appropriation account is prepared after preparation of P&L account in the final account of the partnership firm। यानी P&L अकाउंट बनाने के बाद कि भाई हमारी फर्म का प्रॉफिट 1,00,000 रुपए हुआ, और उस 1,00,000 को एबीसी कैसे बांटेंगे, तो एबीसी जिस अकाउंट में बांटेंगे उसको बोलेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पहले ये कैसे पता चला कि 1,00,000 प्रॉफिट हुआ, उसके लिए आप बनाओगे P&L अकाउंट। P&L अकाउंट में आ गया टू नेट प्रॉफिट, उसको आप ट्रांसफर करोगे P&L एप्रोप्रिएशन में, और फिर P&L एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट आ रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे आप अपने उसमें। तो मैं आपको छोटा सा बता देती हूँ इसमें। मान लीजिए ये मैंने बनाया P&L अकाउंट, राइट। P&L अकाउंट में मैंने यहाँ पे लिख दी मानो सेल्स थी मेरी 2,00,000 रुपीज के, आगे मेरे एक्सपेंस हुए मानो मेरे 1,00,000 रुपीज, और कोई एक्सपेंस नहीं थे तो मैं यहाँ पे सीधे नेट प्रॉफिट निकालती हूँ, तो मेरा नेट प्रॉफिट आया यहाँ पे 1,00,000। ये मैं शॉर्ट में बता रही हूँ बच्चों, सेल्स ट्रेडिंग में आता है, पर मैं डायरेक्ट इनकम बता रही हूँ आपको कि मतलब मेरी इनकम इतनी थी और उसमें से खर्चे इतने हुए और ये मेरा नेट प्रॉफिट आ गया। तो ये मैंने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। अब P&L के बाद अगर ये पार्टनरशिप फॉर्म है तो मैं इसमें क्या बनाऊंगी, P&L एप्रो अकाउंट, यानी एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और P&L एप्रोप्रिएशन में ये जो आपका नेट प्रॉफिट आया इसको आप खींच के यहाँ ले आओगे, तो यहाँ लिखोगे बाय P&L अकाउंट कितना 1,00,000 या बाय नेट प्रॉफिट, और फिर इसको ट्रांसफर कर दोगे। मानो मेरे 3 पार्टनर थे तो 2A 2B और 2C, ये तीनों ले जाएंगे। जैसे अगर इक्वल इक्वल है तो 1:1:1 में, और अगर अलग अलग रेशियो है तो जो भी रेशियो आपने डिसाइड किया है उसमें, राइट। इस तरीके से ये बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। ये तो आगे कुछ आपको खास बताने जैसा है नहीं, तो मैं सीधे आगे ले चलती हूँ। ये देखिए इसने भी नीचे फॉर्मेट दे रखा है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ एबीसी दे रखा है। तो आप अगर प्रॉफिट होगा तो इधर लाओगे, मैं इधर ही लाई थी उसको खींच के, ये देख लीजिए, राइट, यहाँ से खींच के इधर लाई थी, तो यहाँ पे भी आपके इधर है। और फिर इस प्रॉफिट को पार्टनर्स क्या कर लेंगे, आपस में बांट लेंगे। पर अगर और भी कुछ आपके हैं, जैसे पार्टनर को जो जो मिलने वाली चीजें हैं, जो जो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है वो सब यहाँ आएगा। जैसे पार्टनर सैलरी कुछ मिलने वाला है, बोनस, कमीशन, रेम्युनेशन, जनरल रिजर्व, उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, तो वो सब यहाँ पे
आएगा, उसके बाद जो बचेगा वो डिविजिबल प्रॉफिट कहलाता है और वो ए और बी और सी में बट जाता है। तो ये हमारा इस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट, ये आपको बताया गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पी एंड एल अकाउंट एंड पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये ज्यादा पूछा नहीं जाता है, इसलिए मैं इसमें डीप में नहीं चलती हूँ। ये कुछ जर्नल एंट्रीज हैं बच्चों, जो जर्नल एंट्रीज आपकी ज्यादा काम नहीं आती हैं। सीधे आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब करोगे तो आपको क्वेश्चन का लेजर ज्यादा अच्छा लगेगा एज कंपेयर टू जर्नल, और फिर अगर आपको लेजर समझ में आती है तो आप जर्नल उसी से बना सकते हो, जैसे 11th में भी आपके टीचर्स ने आपको सिखाया होगा। अब हम चलते हैं डायरेक्ट इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे। यहाँ से आप देखिए, क्योंकि इसमें एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है जो यहाँ पे इन क्वेश्चंस में से पूछा जाता है। तो आज मैं 1-2 इलस्ट्रेशन करवा देती हूँ, फिर आगे हम बाद में करेंगे। चलिए, Hiral withdraw of rupees 500 in the beginning of the every month. हर मंथ के बिगनिंग में वो 500 रुपीज निकलती है। इफ 10% इंटरेस्ट पर एनम रेट है, ये ध्यान रखिएगा, रेट कैसा दे रखा है, पर एनम। पर एनम 10% इंटरेस्ट रेट है। इंटरेस्ट रेट इज चार्जेबल ऑन ड्राइंग। डिटरमाइन द एनुअल ड्राइंग, उसकी साल पूरे साल की कितनी ड्राइंग हुई, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो वो आप कैसे निकालोगे, अगर पूरे साल की ड्राइंग निकालू तो पूरे साल की ड्राइंग कैसे निकालूंगी, तो पूरे साल की ड्राइंग निकालूंगी। एक महीने में किया था उसने 500 और पूरे साल में 12 महीने होते हैं, तो 500 इंटू 12 तो आ जाएगी आपकी 6000। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मेरा रेट क्या था, देखिए 10% रेट दे रखा है आपको। 10% पर क्या, पर एनम, पर एनम है और वो हर महीने निकाल रहा है। तो हर एक महीने में कितने निकालता है, 500। इंटरेस्ट रेट क्या है, 10%, यानी 10 डिवाइडेड बाय 100, या आप 10% भी कर दीजिए इंटू। अब ध्यान रखिए, जब आपका एट द बिगनिंग ऑफ मंथ बोला हो, आपको एट द बिगनिंग वर्ड बोला हो, तो आपको इंटू करना है आपको इंटू करना है 78 डिवाइडेड बाय 12। और एट द एंड बोलता है इसी को, तो मैं करती 500 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 66 डिवाइडेड बाय 12। अब चलिए हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये देखिए, 500 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 78 डिवाइडेड बाय 12। तो ये 10 डिवाइड बाय 100 इंटू 78 डिवाइडेड बाय 12। और अगर अगर यही बिगनिंग की जगह क्या बोलता, एंड बोलता, तो यहाँ पे 78 डिवाइड बाय 12 की जगह मैं क्या लिखती, 66 डिवाइडेड बाय 12। इसके नेक्स्ट वाला इलस्ट्रेशन है, वो समझा देती हूँ मैं आपको। अब आप पूछोगे मैम पर यहाँ पे 78 क्यों लिया, क्या हमें रट लेना है, आप समझाओगे नहीं? जरूर समझाऊंगी बच्चों। देखिए, पहले मंथ में अगर मैंने 500 रुपीज निकाला, तो जो पहले मंथ के बिगनिंग में निकाला उसमें मेरा इंटरेस्ट लगेगा 12 महीने का, राइट। दूसरे मंथ के बिगनिंग में निकाला तो उस पर लगना चाहिए इंटरेस्ट 11 मंथ का, क्योंकि एक महीने बाद निकाला है। तीसरे मंथ के अगर बिगनिंग में निकाला तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा 10 महीने का, क्योंकि अगर मैं पैसे बाद में निकाल रही हूँ तो इंटरेस्ट भी तो उस हिसाब से कम कम देती जाऊंगी, राइट। तो ये मेरा जब 12 मंथ के लास्ट में निकालूंगी, 12 मंथ के बिगनिंग में, तो उसमें इंटरेस्ट मेरे को एक ही महीने का चुकाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अभी तो निकाला था मैंने एक महीने पहले, तो आप मुझसे साल भर का इंटरेस्ट थोड़ी लोगे, तो आप मुझसे कितने महीने का इंटरेस्ट लोगे, खाली 1 मंथ का। तो जब आप ऐसे टोटल कर लोगे तो आप इन सब मंथ्स को क्या कीजिए, प्लस कर लीजिए, इन सब मंथ्स को प्लस कीजिए। तो आपका प्लस करोगे तो आएगा 78। तो एट द बिगनिंग बोले तो आपको करना है 78 डिवाइडेड बाय 12। और एट द एंड बोले तो देखो, एंड बोला तो पहले मंथ के एंड में निकाला, तो आगे कितने महीने बचे, 11 महीने बचे, तो मुझे इंटरेस्ट कितने महीने का देना चुकाना चाहिए, 11th मंथ का। तो पहले महीने के अंत में निकाला, एंड में निकाला, इसलिए कितने महीने का, 11 मंथ का। दूसरे मंथ के एंड में निकाला, इसलिए कितने महीने का, 10 मंथ्स का। तीसरे मंथ के एंड में निकाला, इसलिए कितने महीने का, 9 मंथ्स का। और सोचो अगर मैं 12th मंथ के एंड में निकालू तो क्या मुझे वहां इंटरेस्ट देना चाहिए, नहीं, ऑफ कोर्स मैं चुका तो रही हूँ साथ के साथ, तो वहां पे आपका आ जाएगा 0। अब जब आप इनका टोटल करेंगे, आप यहाँ से इनका टोटल करेंगे तो आपका आएगा 66। तो अगर आपका एंड बोले तो एंड के लिए आप ये याद रख लीजिए 66 डिवाइडेड बाय 12, और बिगनिंग बोले तो उसके लिए याद रख लीजिए 78 डिवाइडेड बाय 12। और ये आपकी बुक में दिया हुआ है, आप इसे
नोट कर लीजिए। ठीक है? और क्या ये आया कैसे 78 और 68, ये मैं आपको 66 सॉरी, वो मैं आपको बता दिया। तो ये हो गया आपका 325 आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मार्जिन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, Hansa, Hitesh, Vijay are partner of a firm. Their profit sharing ratio is 3:1. उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:1। अगर हमें नहीं दिया होता तो अभी आपको बताया था, हाँ राइट, नहीं दिया होता तो वो लेते हैं हम 1:1:1 यानी इक्वल। ठीक है, चल आगे चलते हैं। हितेश इज एंटाइल्ड टू रिसीव अ कमीशन 10%, 10% उसको कमीशन मिलने वाला है ऑफ नेट प्रॉफिट का, पर कब? आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच शेयर, उसका शेयर मिलने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10%। तो पहले आप बोलोगे कि मैम पता कैसे चलेगा, उसका शेयर मिलने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10%, तो पहले उसका शेयर तो बताओ हमें, राइट? तो वो कैसे निकालते हैं? व्हाट अमाउंट विल रिसीव बाय द हितेश व्हेन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1,65,000। तो देखिए, मैं अज्यूम कर देती हूँ कि प्रॉफिट आफ्टर कमीशन मेरा क्या रहा होगा। मानिए मेरा प्रॉफिट आफ्टर कमीशन रहा होगा 100, तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन क्या रहा होगा? तो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन का आपको कितना परसेंट देना था? 10% देना था। तो 100 का 10%, तो वो आपका आएगा 10। तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन क्या होगा? आफ्टर कमीशन प्रॉफिट था 100 प्लस 10, तो आपका प्रॉफिट बिफोर कमीशन क्या आ गया? 110। तो आप अगर आपको कमीशन निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? आपका प्रॉफिट कितने का था? 1,65,000 का। तो 1,65,000 आपका प्रॉफिट था, इंटू 10% है तो 10 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है आपका? 110। ये 110 कहाँ से आया? यहाँ से। तो आप सिंपल सा ये ध्यान रखिए कि जब भी आपको ये लाइन बोले प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ शेयर, तो आपको नीचे क्या करना है? 100 प्लस परसेंट ऑफ कमीशन, यानी जो भी आपका परसेंट ऑफ कमीशन है उसको नीचे क्या कर देना है? प्लस कर देना है। क्यों? क्योंकि ये 1,65,000 आपको बिफोर डिडक्शन ऑफ कमीशन दे रखा है। ठीक है, तो डायरेक्ट इसका 10% नहीं देना, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। यानी 160, अगर मैं इसको ऐसे बोलूं तो मैं मानिए कि आपको प्रॉफिट आफ्टर कमीशन आपको पता है कि कुछ नहीं दे रखा, तो मैं उसको प्रॉफिट आफ्टर कमीशन 100 एज्यूम कर लेती हूँ। तो कमीशन 100 का 10%, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सम कमीशन का 10%, तो 100 का 10% हुआ 10 रुपीज। तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन क्या हो गया मेरा? 110। ये मेरा प्रॉफिट आफ्टर कमीशन है, ये मेरा कमीशन है, और ये मेरा प्रॉफिट बिफोर कमीशन है। अब मुझे जो जो चीजें क्वेश्चन में दे रखी है वो मैं लिखती जाती हूँ। तो मुझे दे रखा है व्हेन प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1,65,000 एट द एंड ऑफ द ईयर। तो जब कुछ नहीं दे रखा है इसका मतलब ये प्रॉफिट बिफोर कमीशन दे रखा है 1,65,000। अब मुझे पूछा क्या है? तो देखिए पूछा क्या है, व्हाट अमाउंट विल रिसीव बाय द हितेश, यानी हितेश को कितना कमीशन मिलेगा। तो कमीशन पूछा, तो कमीशन के नीचे क्या लिख दूं? एक्स लिख दूं, और इसको क्रॉस टाई कर दीजिए। तो 1,65,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110, तो ये आपका आ जाएगा 15,000। तो जो आपका 15,000 आया उतना कमीशन उसको मिलेगा। अब मैं ऑपोजिट कैलकुलेशन करके आपको समझाती हूँ। देखिए 15,000 मानिए मेरा क्या था? कमीशन, राइट? तो ये किसके बराबर है? 10% के बराबर है। तो अगर ये 10% के बराबर है तो पूरा 100% कितना होगा? 1,50,000, राइट? अगर ये मैं बोलूं 10% है किसी चीज का, तो उसका पूरा कितना होगा? तो इसका 10% होगा ये, तो ये 100% के बराबर होगा। तो 1,50,000 का 10% होता है 15,000। इन दोनों को प्लस कर दूं तो मेरा प्रॉफिट कितना दे रखा था क्वेश्चन में? 1,65,000। मैच हो गया दोनों, समझ में आया? तो ये ऑपोजिट आपका मैच हो जाना चाहिए। इस तरीके से ये दे रखा है, यानी आप सिंपल सा ये ध्यान रखिए कि आफ्टर डिडक्शन दे रखा हो, आफ्टर डिडक्शन है तो आफ्टर डिडक्शन अगर दे रखा है तो आपको क्या करना है? आफ्टर डिडक्शन अगर आपको दे रखा है तो नीचे 10/100 नहीं लिखना, 10 प्लस परसेंट ऑफ कमीशन लिखना है। ठीक है? अब प्रॉफिट आफ्टर कमीशन देखिए कितना हुआ? 1,50,000, जो अभी मैंने आपको समझाया था। प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना होगा मेरा? 1,50,000। कमीशन कितना हुआ? 15,000। इसलिए दोनों मिलके प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना हो गया मेरा? 1,65,000, जो क्वेश्चन में गिवन था।
तो अब पूछा है हितेश को कितना अमाउंट मिलेगा, तो हितेश को कितना अमाउंट मिलेगा, तो वो देखिए हितेश को अमाउंट मिलेगा, एक तो 15,000 मिलेगा कमीशन का, तो ये हुआ आपका कमीशन का, प्लस आपका टोटल प्रॉफिट है 1,50,000 और 3 पार्टनर है ए, बी और सी। देखिए कितने पार्टनर है पहले देख लेते हैं। ये रहा 3 पार्टनर है, हंसा, हितेश एंड विजय, और उनका कैपिटल, ये जो रेशियो दे रखा है ये क्या है आपका कैपिटल प्रोपोर्शन है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको नहीं दे रखा है। तो बच्चों मैंने आपको पहले ही बोला था क्वेश्चन में कई बार हमें गुमराह करने के लिए रेशियो तो देता है पर वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं होता है, इसलिए ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है, ये तो क्या है हमारा कैपिटल प्रोपोर्शन रेशियो है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो क्या होगा, इक्वल होगा, तो इक्वल होगा तो इसका भी आएगा 50,000, का भी आएगा 50,000 और इसका भी आएगा 50,000, और 50,000 में ये 15,000 इसका प्लस कर दीजिए तो इसका आ जाएगा 65,000, तो इसको आपको टोटल मिलेगा 65,000, ये रहा हितेश को, राइट, जिसको मैंने ए नाम दिया था। तो हितेश को आपको टोटल पैसा कितना मिलेगा 65,000। क्यों मिला 65,000, क्योंकि 50,000 उसके प्रॉफिट का हिस्सा और 15,000 उसके कमीशन का हिस्सा। समझ में आया बच्चों। और अगर मानो आप बोलो मैम ये लाइन दी ही नहीं होती, सिर्फ बोलता 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो इतना कुछ लोचा ही नहीं होता, तो आप करते 1,65,000 इंटू 10% यानी इंटू 10 डिवाइड बाय 100, तो 16,500 यानी 16,500 उसको कमीशन मिलता, और जितना बचता यानी 1,65,000 में से आप माइनस कर देते 16,500, फिर जितना बचता वो तीनों में क्या हो जाता, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। ऐसे भी क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिले। ये देखिए यहाँ पे इसी का आपको एक एग्जांपल दे रखा है जो मैंने अभी आपको समझाया। देखिए एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:2, 3:2 में वो अपना प्रोपोर्शन बांट रहे हैं। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर इज 1,65,000, इट 10% कमीशन इज ऑन प्रॉफिट, सीधा लिखा हुआ है, आफ्टर डिडक्शन कुछ बात नहीं। तो हमको क्या करना है, डायरेक्ट 1,65,000, डायरेक्ट हमको क्या करना है 1,65,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, तो आया 16,500, और आपको अगर आगे निकालना होता तो 1,65,000 माइनस 16,500, राइट। तो उसमें आपको कोई भी लोचा करने की रिक्वायरमेंट नहीं हो। तो बच्चों आज के लिए हम यहीं पे खत्म करते हैं, इसके आगे के इलस्ट्रेशन मैं आपको बाद में करवाऊंगी, और इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हम आगे वाले सेक्शन में कवर करेंगे। तो आप पूरा वीडियो जरूर देखें, और अगर पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।